हैं जिन्हें हम बोर्ड में बैठकर या यूपीएससी का बोर्ड पहचानता है और उसके आधार पर यह अनुमान लगाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। मसलन मैंने अगर लिखा कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, तो अगर मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किसी समझदार व्यक्ति के सामने है तो वो इसे देखकर जानना चाहेगा कि दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के बारे में जानकारी मुझे है भी या नहीं। दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में सीवेज डिस्पोजल कैसे होता है? ये सवाल आपको अगर मान लीजिए यूपीएससी के बोर्ड में पूछा जाए तो आपको अचानक हवा से टपका हुआ सवाल लगेगा, लेकिन दरअसल है नहीं, क्योंकि ये उसी आवेदन पत्र से निकल रहा है जिसमें मैंने घोषणा की है कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, वहां बढ़ा। बस यही तो करना होता है। अब सवाल है कि परीक्षार्थी इसमें क्या करे? वो अपने पैदा होने की जगह नहीं बदल सकता, उसे बदलने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपके जीवन के चाहे कोई भी अनुभव क्यों ना हो, ये तमाम अनुभव आपके व्यक्तित्व में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म, जिसे हम कहते हैं विद द सिल्वर स्पून हुआ, जिसने शुरुआत से ही गोल्फ खेला, बिलियर्ड्स खेला, ठीक है, कोई बुराई नहीं है गोल्फ खेलने में, बिलियर्ड्स खेलने में, उसने उसके व्यक्तित्व में वो चीजें जुड़ी। लेकिन आपने अगर गुल्ली डंडा खेला तो गुल्ली डंडा ने भी तो आपके जीवन में कुछ जोड़ा होगा। और यही दरअसल हम यूपीएससी बोर्ड में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक के बेहतर और दूसरे के कम बेहतर होने का परीक्षण है ही नहीं। ये तो आपके व्यक्तित्व में जो ईमानदारी से आपने कहा है, उस ईमानदारी की जांच पर है जो यहां की जाती है। इसलिए जो पहली सलाह मैं अक्सर परीक्षार्थियों को देता हूं वो ये है कि किसी भी कीमत पर फेक व्यक्तित्व मत दिखाइए, नकली घोषणाएं मत कीजिए। दूसरा, अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व को ढकिए मत। लेट द बोर्ड पीप इनटू योर पर्सनैलिटी। बोर्ड को अपने व्यक्तित्व में झांकने का मौका दीजिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। चाहे आप 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, चाहे आपके पिताजी किसी खोमचे वाला कार्य करते हैं, चाहे आपकी माताजी घरेलू महिला हैं और वह बाहर कामकाज नहीं करती, इनमें से कुछ भी शर्मिंदगी से भरा हुआ नहीं है। और इस सब ने आपके व्यक्तित्व में अपनी हिस्सेदारी की है, बढ़ाया है। पर्सनालिटी टेस्ट इन्हीं चीजों की जांच है। तो पहला सूत्र यह है कि अपनी पर्सनालिटी को नकली मत बनाइए, जो है उसे ईमानदारी से सामने रखिए। अब अगला सवाल यह है कि सामान्यतः उस तनाव की सेटिंग में, जब आप एक बड़े से कमरे में भेज दिए गए हैं और आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60-65 साल है, जिसने अपने पूरा करियर एक बड़े अधिकारी के तौर पर या एक पुलिस अधिकारी के तौर पर या एक सेना अधिकारी के तौर पर या एक एकेडमिक व्यक्ति के तौर पर बिता लिया है, उसकी ध्यान से देखती आंखों से आप परेशान न हो, तनाव में न आ जाएं, एक खुशमिजाज, एक अच्छे, तार्किक, संवेदनशील व्यक्ति की तरह अपने आप को दिखा पाएं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मेरी सलाह बहुत साधारण है। मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, आपसे बात करते समय मैं भी चिल्ला सकता था, चीख सकता था। बहुत बार विद्यार्थियों को ये लगता है कि एक्सट्रोवर्ट होना, बहुत खुलकर बोलना, आपके व्यक्तित्व का बहुत शानदार गुण है। सच्चाई ये है कि ना तो एक्सट्रोवर्ट होना, ना ही इंट्रोवर्ट होना व्यक्तित्व का अच्छा या बुरा गुण है। ये दोनों महत्वपूर्ण गुण हैं। तो ये मजबूरी है, साक्षात्कारकर्ताओं की मजबूरी है कि उन्हें भाषा में बात करनी पड़ती है। अगर उनके पास ऐसा कोई तरीका हो जो बिना बात किए आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकें, तो वो शायद आपसे बात ही ना करें। अगर कल को ऐसी कोई मशीन आ जाए जो आपको स्कैन करे और पता लग जाए कि आपका व्यक्तित्व क्या है, तो किसी इंटरव्यूअर की जरूरत ही नहीं। लेकिन चूंकि अब ये वैसी मशीन नहीं है, इसलिए हमारे पास एकमात्र तरीका बात करने का है। तो हम जो सिखाने की कोशिश करते हैं और जो आपको सीखना चाहिए एक कैंडिडेट के तौर पर, कि जब आप बोर्ड के सामने जाएं तो आप बोलने या गैर वाचिक संप्रेषण 2 तरह का होता है। एक वाचिक संप्रेषण, बोलने वाला, आप कैसे बोलते हैं, और दूसरा गैर वाचिक संप्रेषण, आपकी आंखें क्या बोलती हैं, आपके हाथ क्या बोलते हैं, पूरा जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, उससे आप क्या संप्रेषित करते हैं।
आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सवाल है कि एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप अपने आप को ऐसे कैसे पेश करें जिससे यह लगे कि आपके व्यक्तित्व में जो गुण हैं वो अधिकारी बनने के रास्ते में बाधा नहीं। इसके लिए जरूर हम लोगों ने कुछ तकनीकी चेकलिस्ट बना रखी होती है। मसलन मैं 5 चीजें जरूर जांचता हूं। मैं बात करता हूं पोस्चर की, यानी कि आप कैसे बैठे हैं, सिटिंग पोस्चर। मैं बात करता हूं वर्बल कम्युनिकेशन की, वॉइस की, यानी कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज बहुत ऊंची तो नहीं है या बहुत नीची तो नहीं। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें संयोगवश नहीं होती। एंजाइटी आपकी आवाज को बढ़ा देती है। आप तेज बोल रहे हैं, ये आपके आत्मविश्वास का लक्षण नहीं है, ये आपके डरे होने का लक्षण है। और हम इस बात को बहुत आसानी से, कोई भी जो इतने सालों से मैंने बताया कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उधर बैठकर आपकी आवाज की शुरुआती 2 मिनट में जान चुके हैं कि आप कितने नर्वस हैं, और उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, तो वॉइस लेवल यानी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि गति और आवाज की का जो वॉल्यूम है दोनों को देखा जाता है। इसके अलावा आई कांटेक्ट, सबसे खूबसूरत चीज मानव संप्रेषण में यदि कुछ है तो आपकी नजरें। अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप बात करने वाले व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। अगर नहीं है तो आप काम चलाते हुए चेहरे पर देखते हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप चुरा रहे हैं कुछ, अगर आप फेक कर रहे हैं कुछ, तो अक्सर आप ऊपर देखते हैं। एक साधारण सा तरीका है। कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं, जब आप किससे बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में या कम से कम चेहरे की तरफ देखिए। इसके अलावा हम बात करते हैं अक्सर हैंड मूवमेंट की, हाथों से आप क्या कहने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां हैं, खड़े होते हुए अलग होता है, लेकिन चूंकि आमतौर पर साक्षात्कार बैठकर है, इसलिए सबसे आसान होता है कि आप न्यूनतम हैंड मूवमेंट रखते हैं। और फाइनली कुल मिलाकर प्रवाह, फ्लो, वह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होता है कि आप जब बातचीत कर रहे हैं तो आप रुक रुक कर, अटक अटक कर बोल रहे हैं, या आप चूंकि अपनी बात पर यकीन रखते हैं इसलिए बात को एक प्रवाह में बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बराबर क्षमता से भरे हुए होंगे, क्षमताएं कम या ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक बड़ी सी एक चेकलिस्ट है 4-5 चीजों की जिनका आप ध्यान रख सकते हैं जब आप साक्षात्कार में, किसी भी साक्षात्कार में हो, और यूपीएससी साक्षात्कार में तो खास तौर से। ये वो मूल बिंदु हैं जिनसे हम बात करते हैं। लेकिन जैसे कि किसी भी भाषिक चीज के साथ होता है, अंततः महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बोलते हैं, विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है। क्या आप केवल जार्गन दे रहे हैं, क्या आप ब्लफ कर रहे हैं। किसी भी इंटरव्यू को, खासतौर से यूपीएससी इंटरव्यू को तबाह करने के लिए आपका केवल एक बार झूठ बोलना काफी है। आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं पता, और ऐसा स्कूलों में चल जाता है, इसलिए कई बार आदत होती है कि आपको सवाल का जवाब नहीं पता है, लेकिन आपसे पूछा गया तो आपने कहा हाँ पता है, और जब आपने उत्तर दिया तो वह उत्तर आपके अनुमान पर, गेस पर आधारित था। इंटरव्यू आपको यह सुविधा नहीं देता। क्यों नहीं देता? बहुत साधारण सी बात है। प्रश्न का उत्तर न पता होने पर आप आसानी से कह सकते थे कि मुझे उत्तर नहीं पता। तब क्या आपके बारे में क्या राय बनती कि इसको एक सवाल का उत्तर नहीं पता था, जबकि बहुत सारे सवालों का उत्तर पता था, तभी तो यह साक्षात्कार दे रहा है, तभी तो उसने मेंस क्लियर किया है। लेकिन आपने एक उत्तर गलत दिया। गलत का मतलब केवल गलत का, राय में गलत कुछ नहीं होता, लेकिन फैक्चुअल, तथ्यात्मक चीजों में आपने दावा किया कि आपको पता है और आपको नहीं पता था, आपने अनुमान लगा दिया, तब आपके बारे में आपकी ईमानदारी पर सवाल उठता है। और यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदारी नॉन नेगोशिएबल